हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। आज हम आपके चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स। देखो, आपने जो चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था यूक्लिड ज्योमेट्री, उसमें पोस्टुलेट और एक्सियोम्स पढ़े थे। उन्हीं से रिलेटेड कुछ बातें होंगी, लेकिन ये चैप्टर एकदम आसान होता है, यूजफुल ज्यादा है आने वाली क्लासेज में भी। चैप्टर नंबर 5 के कुछ कॉन्सेप्ट इसमें काम में आएंगे, जैसे लाइन है तो लाइन के बारे में आपने देखा था कि किसी भी एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो सकती हैं। एक ही पॉइंट से कई सारी लाइंस को पास किया जा सकता है, यानी इनफाइनाइट लाइंस आर पॉसिबल थ्रू ए सिंगल पॉइंट। और यदि दो फिक्स पॉइंट हम ले लें, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ले लें, तो उनसे हम केवल और केवल एक लाइन पास कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं तो दोनों पॉइंट से पास होने वाली एक यूनिक लाइन होगी। इसको हम लाइन बोलते हैं या स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो। ठीक है, अब हमें लाइंस और एंगल्स, इनके बारे में आगे पढ़ना है कि लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, पैरेलल भी हो सकती हैं, उनके बीच में कितने कितने डिग्री के कैसे कैसे एंगल बन सकते हैं, अलग अलग नाम होंगे। तो देखो, दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो जो गैप आपको इनमें दिखाई दे रहा है, इसको एंगल बोला जाता है। इट इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, तो कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पहले जान लेना जरूरी है चैप्टर की एक्सरसाइज करने से पहले। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लाइन क्या होती है। आप जानते हैं, लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से दोनों तरफ एरो हेड लगाया जाता है। एरो हेड लगाने का मतलब क्यों है? क्योंकि लाइन होती है वो कोई फिक्स नहीं है, उसको इधर भी हमें इनडेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, इधर भी इसको इनडेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये लाइन है, अकेले ये लाइन नहीं होती है। दिस इज नॉट अ लाइन, दिस इज लाइन सेगमेंट, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइन। तो लाइन कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी? दोनों तरफ आपको एरो हेड लगाना पड़ेगा, वो लाइन होती है। इसको डिनोट कर सकते हैं ए और बी, तो इस तरीके से इसको डिनोट किया जाएगा। ए बी के ऊपर ऐसे बार लगा दी जाए तो वो ए बी लाइन है। ठीक है, सही तरीका ये है। और मोस्टली इसको छोड़ करके ऐसे लिख दिया जाता है लाइन ए बी। ये सिंबल कई बार नहीं भी लगाया जाता है, आगे वर्ड लिख दिया जाए तो समझ सकते हैं कि लाइन ए बी की बात की जा रही है। मतलब इसको बी से आगे भी बढ़ाया जा सकता है, ए से पीछे भी बढ़ाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होगा आपका लाइन का रिप्रेजेंटेशन। लाइन के बाद में हम बात कर लेते हैं लाइन सेगमेंट की। हमने इसकी डेफिनेशन पहले भी देखी थी। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। तो इसका मतलब देखो, ये यदि टुकड़ा हम काट लेते हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट से कट कर लेते हैं, तो ये लाइन का टुकड़ा बन जाएगा, लाइन सेगमेंट ए बी। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ए बी के ऊपर एक लाइन फिक्स लेंथ की ड्रॉ कर देनी है, एरो हेड नहीं लगाना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया लाइन सेगमेंट, लाइन का टुकड़ा, ए पार्ट। इसके बाद में एक अलग टॉपिक, अलग वर्ड रे समझ लेते हैं कि रे क्या चीज होती है। देखें, रे में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, नेवर एंडिंग पॉइंट दूसरा होता है। इसका मतलब यह है कि ए पॉइंट से रे स्टार्ट हुई है और बी की तरफ मूव कर रही है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ए से स्टार्ट हुई, बी की तरफ जा रही है, ए बी रे। ओके स्टूडेंट्स, ये रे है। लाइन में दोनों तरफ एरो हेड होता है, रे में एक साइड में एरो हेड होता है, लाइन सेगमेंट में कहीं भी नहीं होता है। मींस ए फिक्स पार्ट, फिक्स लेंथ इज डिनोटेड बाय द लाइन सेगमेंट और ए बार। फिर हम बात कर लेते हैं कोलिनियर पॉइंट्स की और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की। ध्यान रखना, ये वर्ड काफी पॉपुलर है, कोलिनियर पॉइंट्स।
और एक आता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखिएगा इसी वर्ड में इसका राज छुपा हुआ है। कोलिनियर पॉइंट्स, एक ही लाइन पर जो पॉइंट्स होते हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लो ये लाइन है आपके पास, इसमें पॉइंट पी क्यू आर, मैं 3 पॉइंट ले लेता हूं कोई, तो ये तीनों पॉइंट्स इसी लाइन से लिए गए, या ऐसे समझें कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं। तो यदि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। या ये दोनों पॉइंट बोले जाए तो ये दोनों भी कोलिनियर हैं क्योंकि दोनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं। ये दोनों पॉइंट भी कोलिनियर हैं क्योंकि दोनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर होते हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। फिर बोला गया नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो इसका अपोजिट है, क्या होगा? ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर नहीं होते हैं वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। जैसे मान लो एक पॉइंट P या A यहां पर है, एक पॉइंट B यहां पर है, एक पॉइंट C यहां पर है। तो यदि आप B और C के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लें तो तीसरा पॉइंट अलग रह जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं। ऐसे ही आप देखें ये 3 पॉइंट्स, तो ये दोनों तो कोलिनियर हैं, लेकिन तीनों पॉइंट्स को देखा जाए तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एंगल्स के बारे में। देखिएगा एंगल कैसे क्रिएट होता है। सपोज आपके पास में कोई OA रे है, आपके पास में कोई OA रे है। यदि ये रे अपने इनिशियल पॉइंट पे और थोड़ा रोटेट हो जाए, रोटेट होकर के और यहां तक मान लो पहुंच गई OB पोजीशन में, ठीक है, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है रे की, और ऐसे रोटेट होके ये OB पोजीशन पर चलेगी। तो इसका जो मूवमेंट हुआ है, इसका रोटेशन जो हुआ है, इस रोटेशन की अमाउंट को हम एंगल बोलेंगे कि कितना इसका रोटेशन हो गया, कितना इसका मूवमेंट हो गया, या कितना इसकी पोजीशन में बदलाव हो गया है। वो जो बदलाव है अपनी पोजीशन में वो कहलाएगा उसका एंगल। हम ऐसे समझ लेंगे कि O पॉइंट पर OA रे थी, वो अपनी पोजीशन बदल के OB रे की तरफ चली गई है, या OA से OB बन गई है, ठीक है। तो ये जो इसका रोटेशन है ये एंगल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको एंगल बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस एंगल को आप एंगल O बोल सकते हैं क्योंकि O पॉइंट पर बना हुआ है। इसी एंगल को आप AOB बोल सकते हो, और इसी एंगल को आप BOA भी बोल सकते हैं। ये ध्यान रखें, AOB और BOA उसी मिड पॉइंट वाले एंगल की बात की जा रही है। जिस पॉइंट पर, जिस वर्टेक्स पर एंगल बना है उसको बीच में लेना है। आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंगल O वर्टेक्स पर, या फिर AOB या फिर BOA। जिस पर आपका एंगल बना है इसको बोला जाता है वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और ये जो OA और OB हैं ये आर्म्स कहलाती हैं, आर्म ऑफ एंगल। ये OB है, ये भी आर्म कहलाएगी, आर्म ऑफ एंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है एंगल के बारे में। अब देखिएगा अलग अलग टाइप के एंगल्स, जिनमें सबसे पहले नाम आता है आपका एक्यूट एंगल का। यदि एंगल आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो वो एंगल एक्यूट एंगल कहलाएगा। जैसे देखो ये आपकी OA रे थी,
और यदि 90 डिग्री से कम एंगल पे मूव की है, ये मूवमेंट मान लो आपका 45 डिग्री का है, रे है वो यहां से ऐसे रोटेट हुई है, तो सपोज ये एंगल का मूवमेंट है वो 45 डिग्री का है, तो बिटवीन 0 to 90 एंगल होता है वो आपका एक्यूट एंगल कहलाएगा। ठीक है। दूसरा आता है इसमें राइट एंगल। यदि रे का मूवमेंट 90 डिग्री हो जाता है तो वो राइट एंगल कहलाता है। जैसे सपोज आपके पास में ये वर्टेक्स O है, ये OA रे है और ये OB रे है, इसका मूवमेंट 90 डिग्री हो गया है, इसका मतलब ये एंगल राइट एंगल है। ठीक है। ये मूवमेंट नीचे की तरफ भी हो सकता है। जैसे सपोज इसका मूवमेंट इस तरीके से हो गया, यहां पर 90 डिग्री, इस तरीके से नीचे रोटेट हो गई, तब भी एंगल कितना है 90 डिग्री, यानी इसको क्या बोलेंगे हमें, राइट एंगल। जो तीसरा इसमें आता है वो है आपका राइट एंगल के बाद में ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल होगा वो 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। मींस यदि आपको एंगल 90 डिग्री से बड़ा मिले और 180 से छोटा मिले, वो एंगल ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। जैसे मान लो रे का मूवमेंट इस तरीके से हो गया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहां से मूवमेंट यहां तक हुआ है। देखिए ध्यान से, ये 90 वाली लाइन को आगे क्रॉस करके आ गई है, ये रे यहां से चली और इस तरीके से रोटेट होके 90 से आगे मूव कर गई। यहां तक रहती तो ये 90 होता, यानी राइट एंगल होता, लेकिन ये 90 से आगे आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है। तो 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 180 से लेस होना चाहिए, वो एंगल ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। इसके बाद में आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल देखिए, स्ट्रेट एंगल यानी स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ एंगल, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। सपोज आपकी रे पॉइंट O से स्टार्ट हुई और अपनी इनिशियल पोजीशन OA से रोटेट होकर के ऐसे आ गई अपोजिट साइड में, यहां से रोटेट होकर इस साइड में आ गई, यानी OA उसकी इनिशियल पोजीशन थी और ऐसे रोटेट होके ये अपोजिट साइड में आ गई है। तो इसका मतलब ये जो एंगल बना है वो आपका स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री। दिस इज स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स। एक आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल वो होगा जो आपका 180 से ज्यादा है और 360 डिग्री से कम है, वो एंगल रिफ्लेक्स एंगल है। 180 से ज्यादा मूवमेंट होना चाहिए। देखो तो 180 से ज्यादा मूवमेंट कैसे हो सकता है, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, ये ओ पे मूवमेंट हो रहा है, तो 180 से ज्यादा मूवमेंट होना चाहिए, तो रे आपकी इसकी उल्टी साइड से भी ज्यादा रोटेट हो जाएगी, यानी रोटेशन इतना हो गया। सपोज यदि ये यहां तक रहती इस साइड तक तो 180 होता, लेकिन 180 से भी ज्यादा रोटेट कर गई, इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल आपका 180 से ज्यादा है। सपोज ये आपका 210 डिग्री है, तो 180 से बड़ा और 360 से लेस एंगल होता है, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ओके फ्रेंड्स, तो ये बातें आपको याद रखनी है, ये जो आपका चैप्टर रहेगा इसमें काफी काम में आएंगी। थैंक यू वेरी मच।